प्रिय अधिवक्ता साथियों, सभी को हमारा जय श्री राम। पूरे देश में रंगोत्सव बड़े धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। यह इसलिए कहना पड़ रहा है कि सारे मुल्क में, खास करके वृंदावन में बहुत दिन पहले से ही होली शुरू हो जाती है और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में, कानपुर साइड, प्रयागराज, यहाँ आज के दिन यानी 15 मार्च दिन शनिवार को भी होली शाम को सेलिब्रेट की जाती है। आप सभी अधिवक्ता साथी बहुत अंतर निनादपूर्ण वातावरण में, बहुत ही भीतर से अंतर निमग्न अवस्था, अंतर आनंद की अवस्था में इस पर्व को सेलिब्रेट करें। कुछ आकस्मिक, अशुभ या जो अनियोजित न हो, जो सुनियोजित हो, जो आपके सुंदर भविष्य के निर्माण में सकारात्मकता के साथ परम सहयोगी हो, ऐसा इस खास दिवस पर, एक खास ग्रह स्थितियों के संयोग से पर्व सुघटित होते हैं। जैसे महाशिवरात्रि थी, मौनी अमावस्या था, ऐसे जो भी पर्व पंचांग में काशी के पंडितों के द्वारा पहले से पूर्व चिन्हित कर दिया जाता है, क्या गणेशापा हो, क्या ठाकुर प्रसाद हो, हिंदी कैलेंडर जो विक्रम संवत से संचालित होता है, कोई भी कैलेंडर, वह मनीषियों का एक वैदिक जमाने से चला आ रहा रिसर्च पेपर है। उसको आप धड़ल्ले से या मजाक के लहजे में, अल्पज्ञता के दायरे में उसका मजाक बना सकते हैं। उसके प्रति आप इस भावना से भर सकते हैं कि ये सब शायद पाखंड है, बल्कि आप उस पर अपना क्षुद्र ज्ञान भी उड़ेल सकते हैं। जैसा कि आप सोशल मीडिया पे, तमाम चैनल पे, तमाम व्यक्तिगत प्रचारक प्रसारकों के साथ देखते होंगे। पूर्ण निंदा पंडित समाज की ज़बरदस्त सोसाइटी में व्याप्त है, लेकिन ये त्रिकाल सत्य है। प्राचीन भारत से लेके आज तक कभी इस वर्ग में ऐसा नहीं है कि गरीबी नहीं है, इस वर्ग में ऐसा नहीं है कि पिछड़ापन नहीं है, इस वर्ग में ऐसा नहीं है कि आने दाने के लिए मोहताज है व्यक्ति। मैं सवर्ण समाज की बात कर रहा हूँ। लेकिन जितनी निंदा, अभिशप्ति और कुत्सित अवधारणा से करीब स्वतंत्र भारत के इतिहास से जब देश में जागरूकता फैली और शिक्षा का अलख जगा, तो शिक्षा के मायने को सही ढंग से उन संवर्ग के पिछड़े, दलित, आदिवासी, जनजातीय लोगों के जो आगे सबसे अग्रिम पंक्ति में शिक्षित समाज हुआ, उसने अपने समाज को सहेजा नहीं, बल्कि तेवर की कुदृष्टि सिखाई और आज भी वो सतत जारी है। एक भड़काऊ बयान इस संवर्ग के प्रति, क्या विवाह संस्कार हो, जो संस्कार वाला चैप्टर प्राचीन इतिहास में आप पढ़ते हैं, जिसमें खोडस संस्कार से अक्सर आपसे प्रीलिम्स में सवाल पूछा जाता है। कभी कभी प्राचीन इतिहास से जब सवाल बनता है तो सूत्रकाल, उत्तर मध्यकाल और वैदिक समाज के बीच से जब सवाल बनता है तो प्राचीन भारतीय संस्कृति में स्त्रियों की दशा और संस्कार से भी सवाल आता है। उसी संस्कार को सहेजता है पंचांग, जिस पे ये तिथियां पहले से उद्गृत हैं। चाहे माननीय उच्च न्यायालय की ऑफिशियल वेबसाइट हो, किसी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की ऑफिशियल वेबसाइट हो, आपका गजिस्ट्रेट डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के द्वारा इशू कोई प्रपत्र हो, वहाँ सब जगह जो छुट्टी का एजेंडा है, उसमें जो छुट्टियों का दिनांक है, जो खास पर्व है, उस पर्व के बारे में वर्ष के पहले ही ऋषियों मनीषियों की रिसर्च से वो चीज़ें लिखी जाती हैं। पाक्षिक घटनाक्रम लिखा होता है, राशिगत भविष्य फल उसमें अंकित होता है। लेकिन हमारे हिंदुस्तान में, खास करके उत्तर भारत में, मैं अपने अगर उत्तर प्रदेश की ही बात करूं, ना हिंदी भाषी अन्य राज्यों की बात करूं, तो इस चीज़ की बड़ी ज़बरदस्त निंदा और मखौल उड़ाया जाता है। पंडित समाज को जितनी भरपूर गाली दी जाती है और जिस तरीके से बिहेवियर में पंडित समाज इसको लेता है,
उससे भी वो समाज सीखने को तैयार नहीं है। सहनशीलता की पराकाष्ठा है, और हम ये पक्के तौर पे कह रहा हूँ कि हमसे जुड़ने वाले अधिकतर अधिवक्ता साथियों में ये परम सहनशीलता है, अन्यथा वो चैनल से क्विट कर जाता है। हम इस पर्व पर या पीछे के जितने पर्व पे हमारे YouTube पर हमारी बातचीत आपसे हुई है, उसमें हमने आपको ऊर्जा सहेजने, किसी के प्रति नकारात्मक और किसी का मजाक बनाने, किसी की विद्या संप्रेषण कौशल शक्ति, उसका मखौल उड़ाने, उसको नीचा दिखाने की दृष्टि से हमेशा अपने इस चैनल से पिछड़े और दलित समाज को ही नहीं आगाह किया है, बल्कि वक्त वक्त आने पर सवर्ण समाज को भी डांट फटकार लगाई है। और मेरा यह सौभाग्य है, हनुमान जी का ये पूर्ण आशीर्वाद है, गंगा मैया का आशीर्वाद है कि हमसे जुड़ने वालों में हर धर्म का, हर कास्ट का व्यक्ति स्वतंत्र हृदय से हृदयपूर्वक जुड़ा है। न्यायपरक का ये चैनल है, न्याय संगत बातें करने का चैनल है। ये चैनल किसी का पक्षपात, किसी को नीचा, किसी को ऊंचा दिखाने का नहीं, लेकिन आपको प्रौढ़ दिमाग से कर देना है कि आप रहस्य खोजें। जैसे एक पंडित समाज जो अपने आप को हमेशा सर्वश्रेष्ठता के आरोप के थाती के तरे अपने को चलता फिरता पाता है, वह संत रैदास को भी महत्व देता है, वो गुरु गोरक्षनाथ को भी महत्व देता है, वह नागा अर्जुन को भी महत्व देता है, वो भगवान बुद्ध को भी महत्व देता है, लेकिन उस तरीके से नहीं जिस तरीके से उस धर्म के वर्तमान में अनुयायी या अनुयायियों के जो शीर्ष नेता है वो। मैं तो ऐसे मानता हूँ कि कबीर पंथी समाज जो ज़्यादातर उससे जुड़ने वालों में यस्सी वर्ग है, वो उससे दिग्भ्रमित है। अनुयायी अपने शीर्ष नेता के शिकार हैं। ऐसे ही जो समाज में ताना बाना ये देखने को आया 5-7 साल से कि ब्राह्मण समाज भी अपनी लाभी खड़ा कर रहा है, उसकी व्यवस्था हो गई। जाए तो जाए कहाँ? जातिगत ढांचा इतना मजबूत किया जा रहा है, संविधान उसको इतना ज़बरदस्त प्रोटेक्शन देता है कि सवर्ण समाज जाए कहाँ। इसलिए मैं कई बार अपने चैनल से अपील किया हूँ कि क्या वो बच्चे किस कारण के दोषी हैं जो गरीब सवर्ण के यहाँ पैदा हो गए। उनको अगर मोदी जी ने 10% EWS कोटे में आरक्षण देने की बात कर दी तो क्या वज्रपात पड़ा। हाँ, मैं इसी चैनल से उस बात का पुरजोर विरोध करता हूँ कि जो सीट OBC के लिए है, SC के लिए है, उसको सरकार को दुरासे पूर्वक जाने अनजाने में बिल्कुल ऐसा नहीं करना चाहिए जिससे समाज में OBC वर्ग अपने आप को इस भाव से देखे कि यह पार्टी या यह सत्ताधीश सवर्ण की विशेष पक्षपातपूर्ण हितैषी है। ऐसा नहीं होना चाहिए। ये न्याय का बिल्कुल विसंगत रिश्ता है। क्या केशवानंद भारती का केस, क्या के श्रीनिवासन का केस, क्या बालाजी वर्सेस मैसूर राज्य वाला केस, क्या बिल्कुल लेटेस्ट जर्नैल सिंह वाला केस, आप सर्वे कर डालिए। सुप्रीम कोर्ट के किसी भी जजमेंट कोटे में जो जजमेंट रिजर्वेशन को फेवर करने वाला आया है, जो बाबा साहब के व्यक्तिगत पॉलिसी का एजेंडा नहीं था, कैसे समझ में आ सकता है? आपको आर्टिकल 15, आर्टिकल 16 और आर्टिकल 42, खास करके 15 और 16 में जो अमेंडमेंट है उसका ईयर ध्यान से देखना चाहिए। उस समय क्या बाबा साहब जिंदा थे? और दूसरी बात, जब 77वां, 74वां, 75वां, 76वां, 77वां संशोधन होता है तो आप उस संशोधन के सन को देखिए और साथ में ये देखिए जब मामला वो सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन हुआ तो सुप्रीम कोर्ट में जिन न्यायमूर्तियों ने सुना उनकी कास्ट क्या थी। मेरा इस पर बड़ा जोर रहता है। इससे आपके अंदर जो ये धारणा है कि सवर्ण समाज का कब्जा है, सवर्ण समाज हमेशा हम लोगों के विरोध में ही है, बिल्कुल गलत है। असल में क्या नागा अर्जुन, क्या जो नोबेल शांति पुरस्कार मलाला यूसुफजई के साथ जीतने वाले व्यक्ति थे, मैं नाम मिस कर रहा हूँ, आप लोग कमेंट कीजिएगा, वह ये सब ब्राह्मण वर्ग की वो लाभी है राजा राम मोहन राय, जिन्होंने समाज में अपने कुरीतियों को जड़ से उखाड़ने के लिए बहुत बगावत झेली है। मैं अपने आप को इन महापुरुषों के दर्जे में तो बिल्कुल नहीं रखता, लेकिन आपने अगर मुझे रेगुलर 2 महीना भी सुना होगा तो ये जान गए होंगे आप कि पंडित वर्ग से होने के बावजूद किसी भी कीमत पर जातीयता का समर्थन मैं नहीं करता। आपको यकीन ना आए
तो बाई चांस अगर हमारी आपकी जचती है और आप हमारे FB के फ्रेंड रिक्वेस्ट में एक्सेप्ट होते हैं तो हमारी लॉबी जाके देखिए। मेरे लॉबी में कमेंट बॉक्स में, पहली बात तो मैं उस पर ज़्यादा सक्रिय नहीं हूँ, लेकिन भविष्य की भी योजना है। अगर परमात्मा ख्याति लब्धता को बढ़ाता है तो मेरे प्रयोजन में आप ये अकाट्य सच पाएंगे कि मेरी जो सामने टाइटल लिखी है उसका कमेंट करने वाले सबसे कम लोग होंगे। हर वर्ग का व्यक्ति बड़े प्यार के साथ, बड़े स्नेह के साथ, और मैं इसका केवल सिंपल स्तर पे विरोधी नहीं हूँ, घृणित स्तर पर। यानी मेरे सामने चाहे मेरे उम्र के बराबर, मेरे उम्र से छोटा, मेरा कोई रिश्तेदार, मेरा कोई परिचित मेरी बिरादरी से अगर है, और अगर वो, मैं अधिकतर पाता हूँ 99.9% कास्ट से चिपका चीकट प्राणी है, मेरी नज़र में उसकी कोई वैल्यू नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है। और अगर ऐसा कोई भी जाति से संदर्भित OBC SC कोटि का व्यक्ति इस तरीके से चिपका हुआ है कि केवल अपने ग्रुप का महिमा मंडन किए जा रहा है, उसी में लिपायमान है, हर्षोल्लास उत्साहित है, मेरे नज़र में उसका कोई विशेष स्थान नहीं है। मैं ऐसा कह के ये कतई उद्वेलित करके या प्रत्युत्तरित में आपसे ये भाव, इस भाव की अपेक्षा नहीं कर रहा कि आप मेरे आचरण का अनुकरण करें या मेरी अपनी अनुकरणीयता यहाँ शेयर नहीं कर रहा। मैं सिर्फ और सिर्फ अपना परिचय आवश्यक होने की वजह से ये बातें कह रहा है, परिचयात्मक। ये अंदर से है। हमारे घर में खुद हमारे पिताजी समेत, हमारे चाचा जी समेत, हमारे बड़े पिताजी समेत कोई भी मेरी इस विचारधारा को फॉलो नहीं करता। वो कट्टर समर्थक हैं अपने जातीयता के, वो अपने जाति के लिए सर कटा सकते हैं, लेकिन यहाँ बिल्कुल नहीं। अगर जाति न्याय के ऊपर नहीं है तो मैं बिल्कुल उसके साथ खड़ा नहीं होने वाला। और न मैं तनिक भी इस समाज का, जो से कहते हैं कि फला समाज, यादव समाज, ब्राह्मण समाज, कुर्मी समाज, ये इसमें मेरी तनिक भी आस्था नहीं है, तनिक भी। अगर इसकी मीटिंग में कोई मुझे इसका टाइटल के हिसाब से अगर कोई उसका अध्यक्ष बनाए, उसको लात मार दूंगा मैं। इसलिए क्योंकि समाज को सबसे ज़्यादा, भारतीय समाज को, हमारे अपने समाज को नष्ट भ्रष्ट करने में उस मूल आत्मा को जो बाबा साहब के अंदर थी, जब वो जातीय प्रताड़ना झेल रहे थे तो उनका लक्ष्य कदापि नहीं था कि जाति जिंदा रहे, वो जाति विहीन समाज की ओर बढ़ रहे थे। लेकिन अंत में गलती उनसे वही हो गई जो नहीं होनी चाहिए थी। हिंदू धर्म के विरुद्ध में उन्होंने बुद्ध धर्म की जो लाबी पकड़ी, उसमें ना तो धर्म का तिरोहन हुआ और जाति तो शाश्वत हो गई। वो शाश्वत उसके समय, उनके समय नहीं थी जब संविधान सभा में बहस हो रही थी, असल में हुई आर्टिकल 15 में चेंजेज से, आर्टिकल 16 में चेंजेज से। इसने वो जड़ता बनाई कि 338A या 324A, जिसने नए अमेंडमेंट पिछड़ा वर्ग आयोग का बनना, ये सब कह सकते हैं पिछड़े समाज को प्रोन्नति देने के लिए सब कुछ हो रहा है। ये सत्य है, लेकिन अर्ध सत्य है। इसमें कहीं ना कहीं एक भद्र समाज की उस कल्पना को बिल्कुल निर्मूलता के साथ, जन्मजात नष्ट होने के साथ स्थिति दिखाई देती है, जिसमें ऐसे लगता है कि भविष्य में कभी हम समरसता की उम्मीद नहीं कर सकते। ऐसे घिनौने, ऐसे घृणित स्तर के बयान सोशल मीडिया पे आम हैं। एक जातियां दूसरे जातियों को किस तरीके से गाली गलौज से भरी होती हैं, अंतर्धारणा से। मेरे इतना मात्र बोल देने से कितने के तो मतलब समझ जाइए वो एजेंट समझ बैठते हैं हमको, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं उस सर्वहारा समाज के हित में या मानवीयता के पक्ष में रहना चाहता हूं, जिसमें जाति, वर्ग या किसी भी प्रकार का रंग, रूप, लिंग भेद में ना आए, जबकि ऐसा संभव नहीं है। इसकी पुष्टि के लिए जानवरों का जंगली समाज देखना चाहिए। सभी जानवर हैं, लेकिन अलग अलग कैटेगरी है जो शाश्वत है। हिरण का जो क्वालिटी है वो शाश्वत है, वो सिंग वाली क्वालिटी में नहीं घुसेगा। जो सिंग वाली क्वालिटी है वो इसमें नहीं घुसेगा। इसीलिए वो जो जातीय व्यवस्था का एक कल्पना है कि क्या ये कभी समाप्त हो सकता है, वैसा प्रतीत होने लगता है कि शायद कभी नहीं। इसके इतिहास में पढ़ने, और चाहे ज्योतिबा फुले हों, चाहे बाबा साहब हों, या जिन्होंने जातियों पे बहुत अच्छा रिसर्च किया है, तो ब्राह्मण वर्ग में भी ऐसी लाभी है जिन्होंने अपने जातीय समाज के लिए बहुत कुछ रिसर्च किया है।
हम उसकी महिमा मंडन, उसके प्रति सम्मोहन, उसको श्रेय सिद्ध करने का कोई अवधारणा नहीं रखते। इसलिए अपने चैनल से हम इसका पुरजोर खंडन करते हैं। हाँ, जो सच है उसके साथ खड़े रहते हैं। मेरी दृष्टि में पंचांगों में निर्धारित तिथियां और फिर शादी के संदर्भ में गणना वणना या जो भी कुछ पांडित्य कर्मकांड है, उसमें मिथकीय सच्चाई नहीं, शाश्वत सच्चाई है। जब आप शिकार हो जाते हैं किसी एक्स्ट्रा पावर की, अदृश्य शक्ति की, आपके ऊपर कुछ ऐसा हो जाता है कि आप समझ नहीं आता कि मेरा हर काम क्यों बिगड़ जा रहा, इतने दिन से हम प्रयास कर रहे हैं, क्यों सक्सेस नहीं मिल रही, तो आपका दिमाग इस अदृश्य शक्ति पे जाता है। दर्शन केवल चारवाक ही नहीं है, दर्शन वो निराकार सत्ता भी है, जहां आपकी पंच ज्ञानेंद्रियां काम करना बंद कर देती हैं। उसके मूल अवधारणा पर जिन लोगों ने प्रकाश डाला है, उसमें सबसे ज़्यादा क्षत्रिय, जो समाज का जातीय वर्ग है, उसमें सबसे ज़्यादा क्षत्रिय वर्ग के ऋषियों मनीषियों ने इसे उठाया है। ऐसा क्या है कि चाहे जैन धर्म के लिए हो, महावीर, उनके तीर्थंकर सारे हों, ऐसा क्या है कि भगवान बुद्ध या उनके अनुयायियों में ज़्यादातर लोग क्षत्रिय वर्ग से हैं। साहस की जरूरत पड़ती है। दारिद्र्यपूर्ण, संकुचित, संकीर्ण अवधारणा वाला व्यक्ति कायदे से समाज में सबके लिए सुलभ नहीं हो सकता, वो परमात्मा को प्राप्त कर सकता है। वह परमात्मा जो एक डकैत को और एक ईमानदार दोनों के लिए बराबर सुलभ है, वह परमात्मा जो एक काले को एक गोरे को बराबर सुलभ है, वह परमात्मा जो एक सिंह और हिरण को बराबर सुलभ है, उस परमात्मा की परिकल्पना इस पोगा पंथ से कदापि नहीं। होली मिलन इसी समरसता को प्रतिबिंबित करता है। इसी तमाम द्वेष, ईर्ष्या, विद्वेष, ऊंच नीच की भावना, इससे हटकर रंग के माध्यम से एक होने की परिकल्पना प्रस्तुत करता है, उसको जीने का एक सुअवसर देता है। भविष्य की ऐसी सुरम्य इंद्रधनुषीय परिकल्पना प्रस्तुत करता है, जिसमें आर्टिकल 15 के सारे संशोधन, आर्टिकल 16 के सारे संशोधन अपने लक्ष्य पूरा करके विलीन हो जाएं। हमारे शब्द पर हमारे विद्वान अधिवक्तागण ध्यान देंगे। अगर कोई जुडिशियल ऑफिसर या न्यायमूर्ति महोदय सुन रहे हैं, तो इस शब्द को मैं दोबारा दोहराना औचित्यपूर्ण मानता हूँ कि हमारा एक परिकल्पनात्मक लक्ष्य होना चाहिए कि जो 10 साल आरक्षण के नाम पर हम बढ़ा रहे हैं, उसमें आर्टिकल 15, 16 और आरक्षण से संदर्भित जातीय पिछड़ापन का उद्देश्य सामाजिक भेदभाव अपना अंतिम लक्ष्य पाए और ये सारे प्रावधान विलीन कर दिए जाएं। समाज में समरसता के लिए खतरनाक वर्तमान में जाति से ज़्यादा वर्गवाद है। कितने वीडियो में मैं कह चुका हूँ कि जिस क्लास का व्यक्ति है दूसरे क्लास को कंग्रेचुलेसन नहीं बोलता, होली की बधाई तक नहीं देता, ना एक्सेप्ट करता है। अगर आप कह भी दीजिए तो आपको रियाया सा फील कराता है, इग्नोर करता है। ऐसे समाज से हमें क्या शिक्षा मिलती है? हम तो मानव होने से अरबों मील दूर हैं। हमें जब इतना ही परिपक्वता नहीं आती कि हमारे समाज में मानवीयता मूल पहलू है, सहजता हमारा अमिट पहचान है, लेकिन हम दिखावे में, भौंडेपन में, पद प्रतिष्ठा के अहंकार में, अनेक ऐसे कारण हैं, जातीय अहंकार में, पारिवारिक अहंकार में, रूप के अहंकार में इतने बिगड़ जाते हैं कि हम होली का जो महत्वपूर्ण, मूल मकरंदपूर्ण लक्ष्य है, शाश्वत सच है, उसको विस्मृत कर जाते हैं। आज की वीडियो पे एक प्रकार से कह सकते हैं जो दूसरे दिन की होली है, आज दिन 15 है और मार्च है 2025, दिन शनिवार है। भगवान हनुमान जी का और राहु का इसमें पूरा प्रभाव होता है। उनका इसमें ब्रह्मांडीय गोचर भी बहुत ज़बरदस्त चल रहा है। ये दोनों ग्रह यानी शनि और राहु अपना राशि परिवर्तन बहुत जल्द करने वाले हैं। इन दोनों ग्रह के प्रवाह से ही आज की बातें गई हैं। हमारी कोशिश होनी चाहिए हम किसी भी जाति, धर्म, वर्ग से हों, सबसे पहले मानवीय पहलू को समझें। एक दूसरे के प्यार में, लावण्य में, एक दूसरे के मेल जोल में किसी भी प्रकार की चालाकी, होशियारी, कुटिलता, मलिनता नहीं होनी चाहिए। यही लक्ष्य होना चाहिए। तब हम भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है, भारतीय संविधान की जो मूल कर्तव्य हैं, जो राज्य के प्रति भारतीय संविधान में औपबंधिक रूप से बनाए गए नीति निर्देशक तत्व हैं, उन सारी अवधारणाओं को बल मिलेगा। और इस होली के पावन पर्व में बाबा साहब के उस कॉन्सेप्ट को बल मिलेगा जो जातीय दंश झेलते समय वो महसूस करते थे। ज्योतिबा फुले जी जो एक अवधारणा को लेकर आए कि भारत से जाति खत्म होनी चाहिए। जाति से श्रीवास्तव के स्तर पर स्वामी विवेकानंद का ब्राह्मणवाद पर बहुत बड़ा कटाक्ष है, लेकिन उस सच्चाई में
कौन सी चीज़ ऐसी गड़बड़ हो रही है उसको भी हमें भांपना चाहिए, समझना चाहिए। एक तरफा बगैर जाने बूझे सवर्ण समाज को, पंडित वर्ग को गाली देना बिल्कुल औचित्यपूर्ण नहीं है। उसमें वो बच्चे बिल्कुल दोषी नहीं हैं जो सवर्ण के यहाँ पैदा हो रहे हैं और उनको कुछ समझ में नहीं आता सोसाइटी में ऐसा सब क्यों है, उनको कोई इतिहास नहीं पता है। इसीलिए हमें एक ऐसे समाज की परिकल्पना करनी चाहिए और शिक्षित होने के बाद जब हम शादी के लिए जाएं, हमें एक ऐसे नौ पीढ़ी और नौ वर्ग के बारे में सोचना चाहिए जहां जातीय दंश ना के बराबर हो, जातीय पहचान मिटे, क्योंकि ये इतना ज़रूरी है कि ये जितना ही परिपक्व होगा उतना भारत विभाजित होने की ओर बढ़ेगा और विश्व की जो शक्तिशाली शक्तियाँ हैं जो विश्व को चला रही हैं उनको हमें तोड़ तोड़ कर अलग करने का बिल्कुल ऐसे अवसर होगा। जैसे आप देख रहे हैं रूस का अपना ही हिस्सा रूस से कितना बुरी तरीके से लड़ रहा है। रूस 7 खंडों में टूटा इसी विभाजनीय शक्ति के कारण। भारत 5 टुकड़ों में टूट चुका है, बर्मा अलग हो चुका है, आप देख रहे हैं बांग्लादेश अलग बन चुका है, पाकिस्तान का वह हिस्सा जो भारत के कब्जे में होना चाहिए नहीं है, चाइना का वह हिस्सा जो भारत के कब्जे में होना चाहिए नहीं है। ये सब किसका नतीजा है? इसी वैविध्यकारी, विभाजनकारी और होली का जो चिरंतन लक्ष्य है उसके ना सद पाने के कारण। केवल रंग डालने से नहीं होता, अपने घर में गुजिया खा लेने से नहीं होता। अगर आप विद्वान वर्ग हैं तो प्रजा और राजा की भावना छोड़ें, हर व्यक्ति को बराबर हक दें। सम्मान सबसे महत्वपूर्ण है। और अगर आज के समाज में पढ़ लिख कर आप भी सामंतवाद को बढ़ाने में लगे हैं, वही पोषण की शक्ति मानते हैं, अपने आप को तीरम खां समझते हैं, बाकी पब्लिक को अशिक्षित पिछड़ा होने की वजह से प्रजा मानते हैं, तो आपकी गलतफहमी है। आपको राजतंत्र से निकलना होगा, तभी प्रजातंत्र का लक्ष्य सधेगा। आज की बातें यहीं तक, कैसी लगी बताइएगा। कल फिर मिलेंगे। सभी अधिवक्ता साथियों को जय जय सिया राम बोलते हुए चलता हूँ। सत्यमेव जयते। शुभ रात्रि।